Assalamu alaikum, everybody. I hope you all are doing well. First of all, thank you so much for joining us. I'll make sure कि ये जो अगला घंटा हो, it will make some worth to you. Or at the end of this session, you will get something out of it. Secondly, a special thanks to ETL ऑनलाइन टीम जिन्होंने ये सारा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और मेरे और आपके लिए पॉसिबल बनाया कि हम इस वेबिनार पे बैठ के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस कर सकें. As for my introduction, as sound visually impaired. Uh, I have been diagnosed with retina detachment back in 2012, and because of that, I lost my vision. Since then, मैं पिछले 11-12 साल से एक स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ टू वर्क अराउंड, जिसको जॉस कहते हैं. जॉस की एब्रिविएशन है जॉस एक्सेस विद स्पीच. तो इट्स अ टीटीएस बेस्ड सॉफ्टवेयर. टीटीएस मीन्स टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी. तो ये जो भी वट एवर इज अपेयरिंग ऑन द स्क्रीन, ये उसको स्पीच फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मुझे बताएगा इन अ सुपर मैक्सिमम स्पीड, ताकि आपके देखने में और मेरे सुनने में ऐसा कोई फर्क ना रहे. तो एंड इट्स साउंडेड लाइक दिस. मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हाउ एक्चुअली साउंड. सो इट्स एग्जैक्टली सो. ये काफ़ी इरिटेटिंग होता है, यानी कि इनिशियल बेसिस पे काफ़ी इरिटेटिंग होता है. बस आफ्टर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर 12 to 13 years मुझे यानी कि इट्स फन फॉर मी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. देन एक छोटा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं. इसके बाद व्हेन आई शेयर द स्लाइड्स विद यू, इट विल मेक अ मोर सेंस टू यू ऑल ऑफ यू. वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग जो है वो एक काफ़ी अंडररेटेड फील्ड है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली. और मुझे क्यों इतनी ईगरनेस है, कि इतनी इंथुजियाज्म है कि मैं वेब वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर सकूं, उसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन वजूहत हैं. वजूहत तो काफ़ी होंगी, लेकिन मेरे जहन में इस वक्त तीन आ रही हैं. पहली वजह, पहली पहली जो मेजर वजह वो ये है कि बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग समथिंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी इन फॉरेन कंट्रीज. अगर हम कनाडा देखें तो कनाडा का अपना एक्सेसिबिलिटी लॉ है, यूके का अपना एक्सेसिबिलिटी लॉ है, और यूएस का अपना है, ऑस्ट्रेलिया का अपना है. तो एवरीबडी इज डूइंग समथिंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी बिसाइड्स अस. दूसरी बड़ी वजह यह है कि बिफोर डिस्कसिंग व्हाट इज बेसिक एक्सेसिबिलिटी, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ ताकि इट 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 विल ओपन अ लिटिल बिट योर माइंड. तो सेकेंडली, मैं पिछले 12-13 सालों से ज़ाहिर स्क्रीन रीड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ. तो मुझे यानी कि आई माई सेल्फ इनकाउंटर इन एक्सेसिबिलिटी ऑन डेली बेसिस. तो मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में 10 से 15% भी एक्सेसिबिलिटी पे काम आज से 10-12 साल पहले हुआ था, तो मैं और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग बड़े आसान से अपनी ज़िंदगी गुजारे थे. रोज़ाना मुझे एक्सेसिबिलिटी पे बहुत सारे मसाइल पेश करने पड़ते हैं, और आई एम एडवांस यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टफ. तीसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि एक्सेसिबिलिटी जो है ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबल अपॉर्चुनिटी. क्योंकि एक्सेसिबिलिटी को डिस्कस जो है वो हर जगह किया जा रहा है. सेकेंडली, इट्स मोर ऑफ अ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन. मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा दैट यू गाइस हैव टू डू गुड इन फ्री, और यू गाइस हैव टू be responsible for some corporate social responsibility. I'm just sharing with you कि it's a best opportunity for all of you guys to generate revenue. और इसका जो एक्सेसिबिलिटी का पाथ वे बिफोर मैं प्रेजेंटेशन पे आता हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरह से समझ आए. ओके, ओके.
तो व्हाट इज बेसिकली एक्सेसिबिलिटी, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्सेसिबिलिटी डेवलपमेंट साइकिल ये मेक श्योर करती है कि that whatever you are developing is going to be accessible for everybody regardless of ability or disability। अच्छा, जब भी हम किसी भी चीज़ के साथ वर्ड डिसेबिलिटी यूज़ करते हैं ना, तो उसका एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा, ताकि यानी कि स्लाइड्स के साथ साथ चलूंगा, ताकि यू गाइस गॉट मोर पर्सपेक्टिव। तो वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग जो है, एज आई मेंशन्ड, कि इसका जो पाथवे इट्स सिमिलर टू क्यूए होता है, अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से हम बात करें। क्यूए टेस्टिंग में जो मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग आती है, एक्सेसिबिलिटी में भी वो सेम पाथवे होता है, बट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। मतलब ये है कि इसमें सिचुएशनल टेस्टिंग होती है। सिचुएशन इन द सेंस कि हम वी एज अ यूज़र चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं कि एज अ यूज़र हमें क्या मसले आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, जब मैं एक्सेसिबिलिटी की डिस्कस कर रहा था, मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास तीन बड़ी बड़ी वजूहत हैं एक्सेसिबिलिटी को एज अ कोर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट साइकिल बनाने के लिए। तीसरी बड़ी वजह ये थी कि मैं पिछले 3-4 साल से बीइंग अ बिजनेस डेवलपर मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, मुख्तलिफ टीम के साथ काम करता आया हूँ। और मेरा इनिशियल बैक इन 2022 आई स्टार्टेड एज अ बिजनेस डेवलपर इन अ गेमिंग कंपनी। वो यूनिटी डेवलपमेंट में गेमिंग करते थे। इट्स अ गेमिंग टीम। फिर मैंने वेब डेवलपर्स के साथ काम किया, फिर मैंने एक सेल्स का प्रॉपर जो प्रोसेस था उसको देखा। एंड लेट मी टेल यू अ फैक्चुअल थिंग। मैंने जब इन टीम्स के साथ काम कर, पाकिस्तानी लोकल कंपनीज में एक चीज बड़ी सिमिलर थी। वो ये थी कि वी एज अ डेवलपर, ऑफ कोर्स वी आर एक्सेप्शनल। इस वजह से हमें सारे आउटसोर्स करते हैं, यूके से, यूएस से, जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानी, या जितनी भी एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान और इंडिया रिमोट जॉब्स में टॉप ऑफ द लाइन आती हैं। लेकिन मैंने जब इन चार पांच टीम्स के साथ काम करके मैंने अपनी एक असेसमेंट लगाई, तो मुझे एक बड़े मज़े की चीज़ पता चली। वो ये थी कि हम सारे एज अ क्रिएटर, मी एंड यू एज अ क्रिएटर, एज अ डेवलपर, एज अ इंथ्यूजियास्टिक माइंड सेटअप, हम सारे क्या करते हैं कि हम सारे वी नेवर थिंक ऑफ आवर कस्टमर और आवर क्लाइंट। कहने का मकसद ये है कि इफ वी आर क्रिएटिंग समथिंग, वट एवर बेस्ट, वट एवर इज वर्किंग बेस्ट फॉर अस इज गोइंग टू, यानी कि वी प्रिटेंड और वी सपोज कि ये सबके लिए बेहतरीन जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक डेवलपर ने एक वेबसाइट बनाई और उसमें उसने सीएसएस के थ्रू एक अट्रैक्टिव सा कलर डाला, लेट्स सपोज रेड एंड ग्रीन। एंड उसको वो कलर बहुत अपीलिंग लगा। उसने डिसाइड कर लिया कि यार, दिस इज गोइंग टू बी माई वेबसाइट कलर फॉर द होल आउटलाइन। अब क्या होगा, उसने अपने क्लाइंट को भी कन्विंस कर लिया कि ये बेहतरीन कलर है आपकी वेबसाइट के लिए, एंड इट गोइंग टू इफेक्ट एवरीबडी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विदाउट मेकिंग श्योर कि पाकिस्तान में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज कलर ब्लाइंड इन रेड और ग्रीन कलर। मतलब कि आधे लोगों को रेड और ग्रीन कलर नजर ही नहीं आता। तो ये एक बेसिक माइंड सेटअप है जिसको एक्सेसिबिलिटी मेक श्योर करती है कि ऐसी चीजें ना हो। एंड आफ्टर द वेबसाइट और वेब ऐप और वेब प्रोडक्ट या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो, जब ऑडियंस के पास जाए, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करे इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीबडी। अच्छा, अब जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो डिसेबिलिटी को हम तीन कैटेगरीज में लिखते हैं। पहले तो डिसेबिलिटी को हम एक बहुत नेगेटिव चीज समझते हैं, यानी कि इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग दिस इन अ pathetic way, I'm seeing in a practical way, disabled for last 12 to 30 were considered uh, uh, deficiency in a very major perspective.
तो जब भी हम डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी, दूसरी माइनर डिसेबिलिटी, तीसरी जर्नल डिसेबिलिटी। मेजर डिसेबिलिटी होती है जो कि सफेयर डिसेबिलिटी होती है, जो कि मैं हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड, आई एम अ टोटली ब्लाइंड पर्सन, इट्स अ मेजर डिसेबिलिटी। माइनर डिसेबिलिटीज होती हैं जो कि इन्हीं की सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें इफ आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड तो मेरे साथ एक बंदा बैठा होगा हु इज पार्शली साइटेड, मीन्स फॉर एग्जांपल उसकी एक आंख नहीं काम करती, या एक आंख थोड़ी सी कम काम करती है, तो इट्स गोइंग टू बी माइनर डिसेबिलिटी। तीसरी डिसेबिलिटी होती है जेनेरिक डिसेबिलिटी, जो कि हर इंसान में पाई जाती है। मैं ये इन अ फिलोसफिकल वे नहीं कह रहा, मैं ये इन अ प्रैक्टिकल वे कह रहा हूँ। टोटल 9 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो W3C वालों ने निकाली थी, जिसमें से जब मैंने वो सारी कैटेगरीज पढ़ी तो मैंने कहा ये तो सब में होती हैं। फॉर एग्जांपल सीजर डिसेबिलिटी, कि आपको चीज़ों को देख के चक्कर आने लग जाता है। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी का एग्जांपल जो है ना, मैं पिछले दिनों अपनी सिस्टर के साथ जो है वो कबाब चीज़ गया, कबाब चीज़ ये EME में नया खुला, ट्राई करें, बड़ा ज़बरदस्त है। उनकी जो ज़मीन थी ना, उस पे जो उन्होंने कलर यूज़ किया था ना, उसको देख के उसको चक्कर आ रहे थे। वो कहते मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं नीचे देखती हूँ मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। तो मैंने तब रियलाइज़ किया कि एक जेनेरिक डिसेबिलिटी सब में पाई जा रही है किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में। Sir, you'll have to unmute again. हाँ, तो मेक श्योर करें कि मेरी आवाज़ सही आ रही है। Yes, sir. Now it's good. ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, सो व्हाट वी वाज डिस्कसिंग, हम डिस्कस ये कर रहे थे कि डिसेबिलिटी की कैटेगरीज की बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि डिसेबिलिटी की 9 टोटल कैटेगरीज होती है, उसमें मैंने सीजर डिसेबिलिटी की आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दी। और इसके साथ बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं जो कि हम सब में होती हैं, यानी कि आई एम अ मेजर डिसेबल, लेकिन हम सब में ऐसे छोटी मोटी डिसेबिलिटीज होती हैं जो कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको एक लाइव डेमो जो है वो दिखाऊंगा। आई होप सर मुबशर विल स्टिक विद अस टिल एंड, तो इंशाल्लाह वो आपको एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल देंगे। तो जब हम इसके स्टैट्स पे आते हैं ना, डिसेबिलिटी के स्टैट्स पे, तो डिसेबिलिटी के स्टैट्स में सबसे पहली जो चीज आती है कि ओवर 1 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर डिसेबल, मेजरली डिसेबल। जितने भी दुनिया की 7 अरब आबादी है, तो उसमें से अगर 1 अरब मेजरली डिसेबल है, तो आप इससे अंदाजा करेंगे तो जेनेरिकली डिसेबल कितने होंगे। तो हम एक कितनी स्वेयर चीज को मिस कर रहे हैं। तो ये थोड़े से स्टैट्स हैं आपके सामने। ये US के स्टैट्स हैं। तो 14% ऑफ यूएस पॉपुलेशन आर डिसेबल। ये अब मेजर डिसेबिलिटी की बात हो रही है, मतलब जितनी भी 4 कैटेगरीज होती हैं सेंसस की, तो उस वो जो नहीं होती उसमें से वो सारी डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो आउट ऑफ 7, 1 पीपल इज डिसेबल। 7 में से एक बंदा किसी न किसी तरह डिसेबल है। और मैं जो लेटेस्ट स्टैट्स पढ़ रहा था जेनेरिक डिसेबिलिटी या माइनर डिसेबिलिटीज को, तो आउट ऑफ 4, 1 पर्सन इज डिसेबल इन सम काइंड ऑफ वे इन US। ये UK के फैक्ट्स हैं। तो 48% UK की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 48% वो पॉपुलेशन है वो मोबिलिटी वाइज डिसेबल है। मोबिलिटी मींस कि उनको कोई किसी न किसी फिजिकल फिनोमेना से डिसेबिलिटी आ रही है। ये ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट्स हैं। 5.5 मिलियन जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, ऑस्ट्रेलिया की वैसे ही आबादी बहुत कम है, तो 5.5 मिलियन जो है वो दे आर अफेक्टिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। अच्छा, मैंने ये सारी कंट्रीज क्यों सारी सॉरी कंट्रीज क्यों मेंशन की है, क्योंकि ये मोस्टली वो कंट्रीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान एज अ रिमोट वर्कर काम करता है। और ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये हमें आउटसोर्स करती हैं, और हम उनको एक्सेसिबिलिटी का मंजर ही नहीं भेजते।
ये पाकिस्तान के स्टैटिक्स हैं, और पाकिस्तान में अभी तक कोई ऑफिशियल जो डेटा है वो लॉन्च ही नहीं किया गया डिसेबिलिटी को लेके। यानी कि हम पिछले 70 साल से मर्दमशुमारी कर रहे हैं, लेकिन वी वॉज अनेबल टू नो कि हमारे पास कितने डिसेबिलिटी के पर्सन अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं, तो थोड़ा सा आप सबकी तवज्जो चाहिए टेक्निकल साइड पे। जब हम एक्सेसिबिलिटी की टेस्टिंग पे आते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी का जो पाथ व्यू होता है, इट्स प्रिटी मच सिमिलर टू क्यूए टेस्टिंग। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, इसमें बहुत ऑटोमेशन और मैनुअल टेस्टिंग होती है। मैनुअल टेस्टिंग में, क्यूए में आप जेनेरिक चीज़ें जो है ना वो करते हो टेस्ट, लेकिन एक्सेसिबिलिटी में आपके पास एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है, जो कि WCAG जिसको कहते हैं, जो कि W3 वालों ने बनाई है, और ओवरऑल ओवरऑल द वर्ल्ड यही गाइडलाइंस जो हैं वो चल रही हैं। तो WCAG जो है वो है वेब कंटेंट गाइडलाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी, या वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन, WCAG। तो इसके चार प्रिंसिपल्स हैं, और यानी कि कहने का मकसद इसके चार चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स के आगे सब चैप्टर्स हैं। हर गाइडलाइन के आगे चार सब चैप्टर्स हैं, उनके आगे फिर अपनी पॉइंट्स हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, पहला जो चैप्टर है वो परसीवेबिलिटी है। ठीक है, फिर आगे परसीवेबिलिटी में सब चैप्टर्स आएंगे, 1.1.1, 1.1.2, इसी तरह जो है ना वो ये चार सेक्शंस मुख्तलिफ चलेंगे। तो इनके थ्रू जो एक एक्सेसिबिलिटी टेस्ट होता है वो टेस्टिंग करता है। और इसकी जो लैंग्वेज होती है टेस्टिंग की, जो एक एरर रिपोर्टिंग लैंग्वेज होती है, सिमिलर टू क्यूए, लेकिन इसमें हम डिस्क्रिप्शन ज़्यादा देते हैं। मतलब कि आपका काम डेवलपर को एग्जैक्टली समझाना होता है कि मेरे साथ या किसी भी इम्पेयरमेंट के साथ ये किस तरह से जो वेबसाइट है वो रिएक्ट कर रही है, और इसका क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है जो कि आप एज अ डेवलपर चूज कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ परसीवेबिलिटी है। परसीवेबिलिटी होती है कि वट एवर यू आर शेयरिंग विद योर ऑडियंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेबसाइट, और वट एवर इज कम अप टू योर माइंड्स, तो दैट पर्टिकुलर थिंग हैव टू बी परसीव्ड बाय योर ऑडियंस। परसीव्ड से मुराद ये है कि आपकी ऑडियंस तक वो पहुंचनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बड़ा बेसिक से एट्रीब्यूट यूज होता है HTML में, जिसको हम ऑल्ट एट्रीब्यूट कहते हैं। और ऑल्ट एट्रीब्यूट का काम जो होता है कि ऑल्ट एट्रीब्यूट कोई भी पिक्चर आएगी तो उसकी ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन देगा। अब क्या होगा कि मैंने एक वेबसाइट खोली, और उसमें जो पिक्चर थी उसके नीचे ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं यूज किया गया था। अब वो पिक्चर मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि मैं उसको परसीव ही नहीं कर पा रहा। तो इट्स अ बेस्ट। और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक वेबसाइट में परसीवेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि जो आप चाह रहे हो आपकी ऑडियंस तक पहुंचे तो सही। अच्छा, अगला चीज़ है ऑपरेबिलिटी। ऑपरेबिलिटी होती है कि वट एवर यू आर डेवलपिंग, ये ऑपरेट हो डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैंने उस वेबसाइट पे माउस नेविगेशन ऑन कर दी, लेकिन मैं बाय सम एक्सीडेंट मैं कीबोर्ड नेविगेशन मैंने ऑन तो कर दी, लेकिन मैं उस पर स्पेसिफिक शॉर्टकट्स नहीं प्रोवाइड कर सका। तो ऑपरेबिलिटी ये मेक श्योर करेगी कि एक जो डेवलपर है वो इस चीज़ का ख्याल करे कि मेरी जो ऑडियंस है या मेरा जो क्लाइंट है वो किसी भी तरह से वेबसाइट को चेक कर सकता है। तो इट हैव टू बी इनेबल इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। तो ये थ्रू जूम भी होना चाहिए। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट को कंटेंट को जूम करता हूँ, क्या होगा कि जब मैं जूम करूंगा आधा कंटेंट गायब हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स के साथ ये इशू आता है। अगर मैं छोटा करूंगा तो कंटेंट जो है वो आधा हो जाएगा। तो इस टाइप के इश्यूज जो है ना वो डेली बेसिस पे आ जाते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अच्छा, इसको बिल्कुल भी परसीवेबिलिटी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अब आपने एक चीज़ अपनी ऑडियंस तक पहुंचा दी, एक चीज़ आपने इंटेंशनली आपने चाहा कि ये सब तक पहुंचे, लेकिन आपने एक पिक्चर पे डिस्क्रिप्शन दी, और आपने
डिस्क्रिप्शन ऐसी दी कि उस अगले को बंदे को समझ ही नहीं है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी के वट एवर यू आर मेकिंग हैव टू बी अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल। तो अब इसको हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर लें, तो कितनी हमारी ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जो कि हमारे कंटेंट राइटर बनाते हैं और उसमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती है जो कि जेनेरिक पब्लिक से समझी ही नहीं जाती। और इसी तरह मैंने एक पिक्चर की डिस्क्रिप्शन दी, अब अंडरस्टैंडेबिलिटी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेट वेबसाइट खोली, पेट वेबसाइट में एक मैंने कैट की पिक्चर देखी। अब जो ऑल्ट एट्रीब्यूट जिसने डाला है उसने उस पर डिस्क्रिप्शन लिखी कि अ वाइट कैट विद द लॉन्ग फर, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक पेट वेबसाइट है तो इतनी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि एक बंदे को पेट के यानी कि कैट के सारे एट्रीब्यूट्स पता चलें। तो एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी आसान लफ्जों में जो कि हर बंदे को समझ आएगी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट होता है। रोबस्टनेस, रोबस्ट एट्रीब्यूट होता है कि आप अपनी जो वेबसाइट बना रहे हैं ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करे। मतलब मैंने एक वेबसाइट बनाई वो गूगल क्रोम पे चल रही है, जब मैं फायरफॉक्स में उसको डालता हूँ तो वेबसाइट बंद हो जाती है, क्रैश हो जाती है। क्रैश नहीं भी होती तो वो जो हमने एट्रीब्यूट सारे पिछले डिस्कस किए हैं वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में नहीं चलते। तो रोबोस्टनेस को मेक श्योर करती है। ये जितने भी मैं क्राइटेरियाज आपको शेयर कर रहा हूँ ये मैं बहुत इन अ शॉर्ट टर्म आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि जब हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन आर नेक्स्ट वेबिनार शेयर करें तो टेक्निकलिटी मैंने मुझे टोटल 6 to 7 मंथ लगे थे सिर्फ डायनेमिक्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी को समझने में कि एक्सेसिबिलिटी को बेसिकली एक वेबसाइट पे अप्लाई कैसे किया जाता है। अब आते हैं कि व्हाट यू गाइस आर गेटिंग फ्रॉम एक्सेसिबिलिटी। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि accessibility is doing good, accessibility have to be there because it's a social corporate responsibility। और इवन मैं आपको बाहर तो लॉ के कॉन्टेक्स्ट में डराया भी जाता है कि एक्सेसिबिलिटी जो कंप्लायंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं कि एक वेबसाइट अगर कोई बना रहा है तो वो अगर WCAG के एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरेगी नहीं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ। लेकिन एक्सेसिबिलिटी रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहले एक्सपेंडेड मार्केट रीच। मैं एक बिजनेस डेवलपर हूँ, मुझे पता है कि मार्केट जो ऑडियंस होती है उसको रीच कैसे किया जाता है और फिर उसको एक्सपैंड कैसे किया जाता है। हमारा हम जब ऑडियंस के बारे में डिस्कस करते हैं ना तो ऑडियंस की बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। मतलब कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई है और मैंने एक जेनेरिक माइंड माइंड सेटअप से देखी कि मैंने कहा कि ये एक वेबसाइट है कंपनी की। तो मेरे जहन में ये आया कि मैंने अम, इसको उस हद तक एक्सेसिबल रखना है या उस हद तक बनाना है कि ये इट्स गोइंग टू बी एक्सेसिबल फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब फॉर एग्जांपल कोई CEO किसी कंपनी का आ जाता है हु इज़ विजुअली इम्पेयर्ड और वो आपकी वेबसाइट को एड्रेस करता है और आपकी वेबसाइट इटसेल्फ एक्सेसिबल नहीं, उसने आपसे क्या काम लेना है मुझे बताएं। As I mentioned, out of four, 1% is somehow disabled in some sort of category. तो आपकी सबसे पहले आपकी ऑडियंस एक्सपैंड हो रही है। दूसरी चीज से ऑप्टिमाइजेशन, जिन्होंने एसईओ पढ़ी उनको पता है कि जो एसईओ के रूल्स होते हैं वो बड़े मजे के होते हैं। एसईओ हमेशा उस उन वेबसाइट्स को ऊपर लेके आती है जो कि एक कॉन्टेक्स्ट में रैंक कर रही हो। और अगर आपकी वेबसाइट में एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो आपकी वेबसाइट रैंक कैसे कर रही है। ये एक स्टैट्स हैं, कन्वर्जन रेट जो होते हैं वो 300% बढ़ जाते हैं। अब आई डोंट नो इट्स एग्जैजरेटेड और ये असल में फैक्ट है। तो ये आगे जाके देखते हैं। लीगल रिस्क कम हो जाता है। कभी भी अगर आपको टाइम लगे, अगर आप अभी साथ साथ लैपटॉप यूज़ करें तो जस्ट सर्च एक्सेसिबिलिटी लीगल सूट्स, तो आपको आइडिया होगा कि महीने में कोई 30 दिन है तो उसमें से 60 एक्सेसिबिलिटी के केसेस होते हैं। डोमिनोज पे एक्सेसिबिलिटी के बहुत केसेस हुए हैं, इवन माइक्रोसॉफ्ट पे एक्सेसिबिलिटी के बहुत केसेस हुए हैं।
तो बहुत सारी कंपनीज जो है उन पे एक्सेसिबिलिटी के लॉ सूट चलते हैं और फिर वो कहते हैं कि नो, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी। अब ब्रांड रेपुटेशन, हम बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल, जब तक हम एक सीईओ या सीटीओ की स्टेज पे नहीं आती, हमें आइडिया नहीं होता कि एक ब्रांड रेपुटेशन क्या होती है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, और भी जितनी जितनी भी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, एप्पल है, amazon है, ये सारी फ्रॉम द बिगिनिंग ये अपने ब्रांड रेपुटेशन पे खेल रही हैं। और ये मेक श्योर करती हैं कि इनकी जो वेबसाइट्स हों या प्रोडक्ट्स हों या जो भी ये बना रहे हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ हो चाहे वो जितनी बड़ी चीज़, वो इट्स गोइंग टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीबडी। मैं पिछले कोई 7-8 साल से आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने जब से आईफोन यूज़ करना सीखा, मुझे कभी भी एंड्रॉयड की यानी कि तलब नहीं हुई। क्योंकि आईफोन जो मुझे एक्सेसिबिलिटी बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड दे रहा है, वो सैमसंग नहीं दे रहा, वो मोटरोला नहीं दे रहा, या वो बाकी कंपनी नहीं दे रही। तो हुआ क्या कि एप्पल ने अपना एक कस्टमर जीता और सैमसंग ने अपना एक कस्टमर साइड में कर दिया। इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बैंकिंग ऐप जो है ना, वो बनाई गई थी इसकी, एमसीबी की। मेरा एक दोस्त था, वो ही इज पार्शली साइटेड, मींस उसके कलर्स का कोई उसको विजन में इशू है। तो वो जब वो शुरू से वही एमसीबी यूज कर रहा था, और किसी अपडेट में एमसीबी वालों ने अपने कलर्स चेंज कर दिए, और उसने उनको मेल्स भी की कि इट्स इट्स नॉट एक्सेसिबल फॉर मी। उन्होंने कहा कि हम एक कस्टमर की वजह से हम आप अपनी पूरी जो ऐप है उसका लेआउट नहीं बदल सकते। सो ही हैव टू लेफ्ट दैट पर्टिकुलर बैंक, और वो फिर मिज़ान बैंक में आ गया। तो इससे क्या हुआ कि मिज़ान वालों का कस्टमर बढ़ गया, एमसीबी का कस्टमर चला गया। और ये एक कस्टमर की बात नहीं हो रही, ये वो एक कस्टमर है जिसने उसको रिपोर्ट किया। कितने कस्टमर होंगे, एक बैंक चेंज करने में कितना टाइम लग जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे, somebody is gaining something for accessibility, with accessibility, or somebody is losing customers if they are not implementing accessibility. करियर बेनिफिट्स काफ़ी, मुझे मेरी टीम ने बताया कि काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं नहीं आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी की तारीफें करूंगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर करिकुलम, और इस तरह की कोई बात नहीं करूँ। मैं बस आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दूंगा कि अभी अपना गूगल क्रोम खोलें और उस पर सर्च करें वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्ट इंजीनियर, आगे रिमोट लेके इंडीड डाल दें, और सर्च करके स्टैट्स जो हैं वो चैट बॉक्स में शेयर करें। तब तक हम अगली स्लाइड्स या इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्ट इंजीनियर, रिमोट और इंडीड पे स्पेसिफिकली, या जिस जो भी आपका दिल करता है उस पर डाल दें। और आपने बताना है कि वो पर मंथ कितना पे कर रहे हैं, या पर वीक या पर डे या पर आवर कितना पे कर रहे हैं। बस इसके स्टैट्स शेयर कर दें, एंड यू विल गाइज गॉट अ बेटर परस्पेक्टिव कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सेकेंडली, इट्स अ एडिशनल स्किल। अगर आप एक क्यूए इंजीनियर हैं और आप एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग भी साथ कर रहे हैं, तो इट गोइंग टू मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इन योर पोर्टफोलियो। मतलब आप एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट शेयर की हुई है, एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट शेयर किया कि हमने अपनी वेबसाइट को क्यूए टेस्टिंग करानी है, और उन्होंने एक डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट शेयर किया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने अपनी वेबसाइट को डब्ल्यूसीएजी से कॉम्प्लायंस कराना है, मतलब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करानी है। एंड यू शो अप टू देम एंड आप कहते हो कि जनाब मैं क्यूए टेस्टर भी हूँ, मैं एक्सेसिबिलिटी टेस्टर भी हूँ। तो इट गोइंग टू बी मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन जो इंटरव्यू पार्ट ऑफ प्रोसेस, और जो एक प्रॉपर रीच होगी आपकी बहुत बढ़ेगी। फिर फ्रीलांस में, अपवर्क पे एक्सेसिबिलिटी के प्रोजेक्ट्स के आप कभी एक सिंपल पूरी वेबसाइट बनाने का प्रोजेक्ट देखें, और सिंपल एक अकेला वेबसाइट टेस्टिंग का के रेट्स देखें आप, मतलब कि मैं खुद देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। सक्सेस स्टोरीज हैं, जितनी भी मैंने कंपनीज ऊपर ਕੰਮ मेंशन ਗਿਆ की, ਮੁੱਕ सक्सेस ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ स्टोरीज ਮੰਨੋ जितनी ਜਾਂ भी ਨਾ शेयर की,
तो माइक्रोसॉफ्ट क्लेम करता है कि उनकी कस्टमर रीच बढ़ी। पता हूं सारे ना हो गया। Sorry for the disturbance, अच्छा, everyone. लेवल एक्सेस एक कंपनी है, वो कहती है कि विद अलोन एक्सेसिबिलिटी वी जनरेट $100 मिलियन। ये पर मंथ है कि पर ईयर है? प्लस एनुअल रेवेन्यू। तो एनुअल रेवेन्यू जो है वो $100 मिलियन है, विद जस्ट इम्प्लाइंग एक्सेसिबिलिटी इन देयर यूजरेबल साइकिल। तो ये हमने सारे बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है पाकिस्तान में? तो जितने भी आप लोग आज आए हैं, हम इंशाल्लाह इस पे बहुत ज़्यादा वेबिनार्स करेंगे। बट हम चाह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान में अ, यानी कि आग की तरह फैला दिया जाए, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर साइकिल, डेवलपमेंट साइकिल। और मुझे ट्रस्ट में मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक पाकिस्तान में इस पे बात हुई क्यों नहीं है अभी तक। वाई आफ्टर स्पेंडिंग 12 years ऑफ माई लाइफ यूजिंग पाकिस्तानी इनएक्सेसिबल प्रोडक्ट्स, उन पे कभी बात ही नहीं की गई। तो अपने जो, यानी कि वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास एक मशीन हो पुरानी, तो बजाय नई मशीन लाने के आप उसके पार्ट्स को इम्प्रूव करो। अपने जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, जो भी प्रोफेशनल हमारे साथ बैठे हैं, जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, जितने भी आपके टेस्टर्स हैं, जितने भी आपके डेवलपर्स हैं, उनमें एक्सेसिबिलिटी की अवेयरनेस क्रिएट करें। और रीच आउट टू मी एंड आई विल बी अवेलेबल एनी टाइम। वर्कशॉप्स एक्सेसिबिलिटी पे करवाएं, मज़ीद एक्सेसिबिलिटी ट्रेनर्स पैदा करें जो कि एक्सेसिबिलिटी पे काम करें, और वर्कशॉप्स मुख्तलिफ कराएं। एक्सेसिबिलिटी की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, बल्कि एक्सेसिबिलिटी एक सर्टिफिकेशन को सी पैक कहते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इट विल मेक श्योर दैट वेयर एवर यू अप्लाई बीइंग एक्सेसिबिलिटी टेस्टर, दे विल हायर यू, क्योंकि आपके पास एक लेजिटिमेसी होगी कि यार आई एम डूइंग समथिंग। हायरिंग स्पेशलाइज्ड वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स। अच्छा, मुझे व्हेन आई वाज ट्रेनिंग विद अ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्सेसिबिलिटी, तो मैंने ना, यानी कि हमारा लास्ट दिन था और मैंने बड़ा ना फ्री होकर कहा, मैंने कहा एक पाकिस्तान में एक्सेसिबिलिटी का वजूद ही नहीं है। और वहाँ पे एक स्पीकर थे जो कि गेस्ट आए हुए थे, डीनो नाम था उनका। उन्होंने कहा कि मैं 2 साल पाकिस्तान की कंपनी के साथ काम करता रहा हूँ। पाकिस्तान में कराची एक कंपनी है जिन्होंने एक्सेसिबिलिटी को आउटसोर्स किया हुआ था, यूके में, यूएस में। आई डोंट नो इफ दे स्टिल एग्जिस्ट और नॉट। बहरहाल हम लोकल लोगों को ट्रेन नहीं कर रहे, हम बाहर फॉरेन जो है ना वो ट्रिपल पे करके फॉरेन कंट्री से एक्सेसिबिलिटी टेस्टर उठा रहे हैं और उनसे टेस्टिंग करवा रहे हैं। सो वी हैव टू क्रिएट एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स इन पाकिस्तान। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, सीओ के क्या टारगेट होता है। लीगल कंप्लायंस पे हमने डिस्कस कर लिए। हर कंट्री का अपना लॉ है। यूके का सेक्शन 508 है, यूएस का भी अपना सेक्शन है, यूरोपियन लॉ है, फिर उसके बाद कनाडा, यानी कि जितनी भी ये कंट्रीज लॉ बना रही है, ये क्लेम ये करती हैं कि वी आर गोइंग टू, यानी कि कनाडा क्लेम करता है कि वी आर गोइंग टू बी इनएक्सेसिबल फ्री इन 2050। और यूके बहुत ही जज्बाती होता है, यूके कहता है कि वी आर गोइंग टू बी एक्सेसिबल इन 2025। ये पिछले साल उन्होंने क्लेम किया था, अब 2025 आ गया। वाई डोंट उन्होंने अपना क्लेम चेंज कर लिया कि यूके जो है वो बैरियर फ्री हो गया। टूल्स फॉर एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग है। तो मैं अभी एक लाइव डेमो आपको दिखाने लगा हूँ। मैं कोई भी पाकिस्तान की वेबसाइट उठाऊंगा और मैं उसको एक एक्सेसिबिलिटी के टूल में डालूंगा, ऑटोमेशन के, और हम देखते हैं कि हमें क्या स्टैट्स मिलते हैं।
हम मोस्ट यूजेबल वेबसाइट उठाते हैं, नादरा की उठा लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये हमने यूआरएल यहाँ से कॉपी किया। ये आप सब भी कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट्स वगैरह को थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी वाइज हमारी वेबसाइट कैसे जा रही है, तो ये बिल्कुल छोटा सा प्रोसीजर है। मैं इसके लिए एक टूल यूज़ करूँ जिसको वेव कहते हैं। ये वेव खुल गई है। ये हमने उस यूआरएल को पेस्ट किया। ये वेव की रिपोर्ट आ गई। अच्छा, जब मैं इसकी समरी जब देखता हूँ ना, तो आप एक वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं और उस पर 26 जो है ना वो एरर्स आते हैं एट अ टाइम। 41 उस पर कॉन्ट्रास्ट एरर्स आते हैं, मतलब कि एक वेबसाइट का होम पेज है उस पर 41 कलर एरर्स हैं कि ये जितने भी कलर्स हैं, ये जितनी भी माइनर मेजर जेनेरिक डिसेबिलिटीज हैं उनको मैंने उनको अफेक्ट करेंगे। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें आप कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि हमारी ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इट्स नॉट एट ऑल एक्सेसिबिलिटी कॉम्प्लाइंट। अब एक्सेसिबिलिटी विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, चैट जीपीटी जब आया था तो चैट जीपीटी में वॉइस का एक बटन आया था। मैं उसको 2 साल बाद एक्सेस कर सका था क्योंकि वो एक अनलेबल बटन था, यानी कि किसी ने उठ के ये नहीं कहा कि यार इसको एक छोटे से एचटीएमएल के एट्रीब्यूट डाल के इसको लेबल बना देते हैं, इसका इसका लेबल लिख देते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि चैट जीपीटी ने फिर अपना एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स वगैरह हायर किए। अब चैट जीपीटी इज़ बेटर देन जेमिनाई। आई एम यूजिंग चैट जीपीटी, और जेमिनाई मैं यूज़ ही नहीं करता क्योंकि जेमिनाई की जो एक्सेसिबिलिटी है वो अच्छी है, लेकिन इट्स नॉट एज इफेक्टिव एज चैट जीपीटी। तो ये हमने सारी स्लाइड्स देख ली हैं। मैंने जितना इन शॉर्टर वे में आपको बता सकता था एक्सेसिबिलिटी पे मैंने आपको बता दिया है। आई एक्सप्लेन द टेक्निकल पार्ट, आई एक्सप्लेन द क्रूशियल पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। अब मैं चाहूँगा कि वन बाय वन आप माइक अपना ओपन करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। और मैं हर सवाल को कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन एट द एंड ऑफ दिस सेशन ना रहे। और इफ़ यू हैव एनी सजेशन एंड what do you think is the best way to implement accessibility in Pakistan? So you are, the stage is yours. आप आएँ और अपना नाम अपना प्रोफेशन बताएं और what you think of this session. Yes, thank you so much, sir, for giving us an introductory session into web accessibility. I personally learned a lot. Chat, if you have any questions, please feel free to ask, sir. आप ये मीटिंग चैट पे भी लिख सकते हैं, आप अनम्यूट करके सर से भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिस्टर मॉस, आई थिंक यू कैन अनम्यूट।
Assalamualaikum. वालेकुम सलाम, आज यू आर ऑडिबल, कैरी ऑन। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आप अब पाकिस्तान मतलब आपने जैसे बताया कुछ लोग हैं जो रेड कलर ब्लाइंड है और ग्रीन कलर, तो अगर हम रेड वालों को मतलब उनके लिए आसानी करें एक्सेसिबिलिटी, तो ग्रीन वालों को इश्यू होगा, ग्रीन वालों के लिए रेड वालों को इश्यू होगा, तो क्लाइंट तो एक आएंगे और एक जाएंगे, एक के लिए आसानी पैदा होगी। अच्छा, मैंने जब रेड और ग्रीन की बात की ना, तो मैंने रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन की बात की थी कि जब रेड और ग्रीन कंबाइन होंगे ना, हम एक जी वेबसाइट जी। पे रेड और ग्रीन के लेबल्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बैकग्राउंड रेड दिया है और हमने जो उसका टेक्स्ट है वो ग्रीन में दिया है। तो क्या बेहतरीन होगा कि आप वाइट और ब्लैक यूज़ कर लें, या आप ग्रे और वाइट यूज़ कर लें, इस तरह के यूज़ करें जो कि एक्सेसिबल हो आपके लिए भी और फॉर एवरीबडी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर रेड वाला आएगा तो रेड वाले में मसला आएगा, या ग्रीन वाला आएगा तो ग्रीन वाले में मसला आएगा। अ, जो एक स्टैट्स हैं, मुझे कहते हैं कि रेड और ग्रीन एक ऐसे कलर्स हैं जो कि हर इंसान को, अगर इनका कॉम्बिनेशन होगा तो वो देखने में मसला होगा, क्योंकि कलर ब्लाइंड होंगे। तो आप जब एक एक्सेसिबिलिटी टेस्ट जो मेक श्योर करेगा कि हम वो कलर्स यूज़ करें जो कि किसी भी डिसेबिलिटी या विजुअल डिसेबिलिटी में यानी कि इनएक्सेसिबिलिटी ना पैदा कर रहे हो। ये तो सर वैसे मतलब कि कलर्स के लिए था ना, अगर वैसे भी अगर कोई ऐसे इश्यू जहाँ पे कंट्रास्ट आ रहा हो, तो आगे अगर एक क्लाइंट को अगर हम मतलब कोई आसानी देंगे तो दूसरे के लिए इश्यू क्रिएट होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आप जेनेरिक अप्रोच लेना। मैंने ये नादरा की हाँ, वेबसाइट पे भी टेस्ट रन किया। जी जी। इसमें मेरे पास 41 वो कलर्स आए जो कि कॉन्ट्रास्टली एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए या एक डिसेबल बंदे के लिए मसला करेंगे। तो हम उनको किसी ना किसी तरह तो फिक्स करेंगे ना। अगर ओके। क्लाइंट स्पेसिफिकली कह रहा है कि भाई ये रेड होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए, तो क्लाइंट जो होता है वो तो फिर यानी कि जो पैसा दे रहा है उसकी तो क्लाइंट माननी पड़ती है। ऐसे हाँ, ही है, तो कोई मतलब क्योंकि बाद में सर क्लाइंट को ही सू किया जाएगा, या क्लाइंट जो है वही रिस्पॉन्सिबल होगा सही इसका। है। Zabardast, sir. Any other questions in the chat? Also, I've shared the feedback form, so kindly fill that out too. और मैंने chat में कुछ links भी share किए हैं for the YouTube channel, the WhatsApp group, the website, and the portal as well. So those who are new here, please make sure to check that out as well. And if you have any questions, don't hesitate to ask. Assalamu alaikum. I just wanted to add, thanks a lot for the session, मुगीस, कि जो पिछला क्वेश्चन था, देखें जिस तरह मुगीस ने बताया ना, WCGA जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर बाकायदा रिकमेंडेशंस हैं। जो क्वेश्चन था ना कि रेड और ग्रीन कलर के हवाले से, तो बाकायदा रिकमेंडेशंस हैं कि एक साइट को या एक वेबसाइट पे जिस किस्म का कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक्सेसिबल बनाने के लिए किन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। तो इस पे बड़ी रिसर्च हुई हुई है, और जिसे कहते हैं ना, बड़ी ऑथेंटिक रिसर्च के बाद आपको वो जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप कोई एक वेबसाइट पे एक कोई एक्सेसिबिलिटी का स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे तो कोई दूसरा मसला क्रिएट हो जाएगा। ऐसा अमूमन होता नहीं। थैंक यू सो मच इरफान, बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। Yes, sir. And sir, you also mentioned about ChatGPT की accessibility का issue कि आपको 2 साल बाद जाके वो feature मिला. So I realized something. This is for everyone in the chat. कि basically there are thousands of products online, right? और हर किसी की GitHub repository mostly like 90% की GitHub repository होती है. So it could be a good first issue for your open source contributions as well. Read out their documentation, their code, और आप वहाँ पे भी accessibility issues fix कर सकते हैं उनकी websites पे भी. So this is another point that just came up into my mind when hearing about Similes. जी, ये जो मुगीस, सॉरी, मुताहिर, बहुत अच्छा आपने डायरेक्शन दी, बिकॉज जो हमारा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वाला इनिशिएटिव है उसके अंदर हम यही गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि गिटहब के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ गुड फर्स्ट इश्यूज दैट यू कैन पोटेंशियली वर्क ऑन। और एज अ कैरियर, मुगीस ने भी बताया था, लेट मी रिमाइंड यू गाइस के
बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता है कि यार एक डेवलपर होता है और एक टेस्टर होता है, और टेस्टर के अंदर ऑब्वियसली दो कैटेगरीज होती हैं, एक मैनुअल टेस्टर होता है और एक ऑटोमेशन इंजीनियर्स होते हैं। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग इन इटसेल्फ एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर आप एक नीश डेवलप करके, स्पेशलाइजेशन करके अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं। सो आई वुड रियली इनकरेज वो लोग के जो कि अभी अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर अपने आप को डिफरेंशिएट करके आ, बहुत जल्द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से या ये अपवर्क वगैरह के चैनल से उनको फ्रीलांस काम मिल सकता है। बिल्कुल सर, freelancing is another thing that can be done through web accessibility. Again, chat, if you have any questions, feel free to ask. सर भी इधर हैं, और अगर मुझे भी कोई बात पता होगी, I'll add to the value inshallah. So please feel free to ask any questions. एक मैं स्टैट शेयर कर दूं, सिंस नो वन एल्स इज टॉकिंग, कि अभी आप लोगों ने इसकी आ, जो सर्च की है, एक बंदे का मैंने रिस्पांस देखा है कि दे आर लाइक पेइंग अप्रोक्सीमेटली 40 आवर्स एंड $40 an hour for an accessibility tester. That is on par or in some cases more than what you would get for a good AI engineer. So अगर मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में हूँ और मैंने अगर एक फुल स्टैक डेवलपर की सर्विसेज बेचनी है, तो ये रेट एक फुल स्टैक डेवलपर कभी नहीं मिलता। सो द आइडिया इज दैट जितना नीश डोमेन में आप जाते हैं उतना ही ज्यादा आपको अर्निंग का पोटेंशियल ज्यादा होता है। सो अगेन, एज मुकेश सेड एंड गोज विदाउट सॉर्ट ऑफ सेइंग कि आपने एक ऐसा एवेन्यू अभी इख्तियार कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर पाथ कि जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। Yes, sir. Thank you so much for sharing that. Sir Mughis, we have a question for you in the chat. Miss Afia is asking how to test website for accessibility using automated tools. अच्छा, इसी तरह है कि जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी नादरा की वेबसाइट के थ्रू, कि मैंने उसको नादरा की यूआरएल को एक एक्सेसिबिलिटी टूल में डाला ऑटोमेशन के, और उसने एक मुझे स्टैट्स दिए कि इसमें 26 कॉन्ट्रास्ट एरर्स हैं या 26 वैसे जेनेरिक एरर्स हैं या ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी जो इसकी टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, वो जिस तरह क्यूए में हम बनाते हैं, फिर इस पे हम इसकी डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं कि इसमें ये एरर ये चीज़ मिसिंग है अकॉर्डिंग टू WCAG। ये जितने भी टूल्स बने हैं, इट्स बेस्ड ऑन WCAG गाइडलाइंस। तो ये आपको एक प्रॉपर, जिस तरह सारिफान का एक प्रॉपर रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करेंगे एक वेबसाइट पे, और उस पे फिर जो सारे आएंगे स्टैट्स, उसको फिर आप अपने डेवलपर के साथ शेयर करेंगे कि दैट वी आर नॉट यूजिंग अ गुड कलर्स, कॉन्ट्रास्ट कलर्स फॉर आवर वेबसाइट, एंड वी हैव टू फिक्स दैट इशू। और सेकेंडली, ये इसने ज़्यादातर दिए थे ऑल्टरनेट टेक्स्ट के, कि जितनी भी इमेजेस थी उसमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट अवेलेबल नहीं थे। देर आर टोटल आई गेस 10 से 15 जो है ना वो ऑटोमेशन टूल्स हैं। लाइट हार्ट फाउंडेशन टूल है, वेव एक्सेसिबिलिटी टूल है। तो ये इट्स प्योरली अ टेक्निकल डिस्कशन, जो कि इंशाल्लाह हम अगले वेबिनार्स में प्रॉपर इसको टेक्निकल एस्पेक्ट से देखेंगे कि हाउ कैन वी परफॉर्म एक्सेसिबिलिटी टेस्ट केस ऑन अ वेबसाइट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करूं कि इसमें जो मैनुअल टेस्टिंग होती है ना, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग में आप एक प्रॉपर प्रॉपर सिचुएशन फॉलो कर रहे होते। फॉर एग्जांपल, आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड, मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ और मुझे उसमें एक लिंक पे लेबल नहीं लगा हुआ, जिसको HTML की ज़ुबान में हम रोल लिंक रोल डिस्क्रिप्शन कहते हैं, इस तरह कुछ कहते हैं। तो एक लिंक में लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल क्लिक हियर, बहुत सारी वेबसाइट्स में लिखा होता है क्लिक हियर क्लिक हियर। क्या होगा, मैं अपने स्क्रीन रीडर के थ्रू जो है ना वो एक लिंक लिस्ट लूंगा ताकि मैं लिंक्स को जल्दी एक्सेस कर सकूं। अब क्या होगा कि अगर उस लिंक का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो खाली क्लिक हियर होगा, तो मुझे सिर्फ यही समझेगी कि क्लिक हियर है विदाउट अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक प्रॉपर एक टेक्निकल पाथवे होता है, जो कि हमने डेवलपर को एक्सप्लेन करना होता है कि दैट यू हैव टू फिक्स दिस सॉर्ट ऑफ इश्यूज। कहने को ये बहुत माइनर सी इश्यूज हैं, लेकिन
व्हेन यू सिट इन समबडी एल्स शूज तो वो एक बड़े मेजर इश्यूज बन जाते हैं. So if you have any other questions, I am here. You are more than welcome to ask. जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुगीस, बहुत अच्छा सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मिंग अस। मेरा क्वेश्चन ये है मुगीस से भी और इरफान साहब से भी कि ये पाशा और इस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिनका काम ही क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस को मैनेज करना है और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और सर्टन स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी कहते हैं वो काम कर सकती हैं, वो इस एक्सेसिबिलिटी को क्यों नहीं इतना ज्यादा इन्फोर्स करवा रही हैं और उनका क्या रोल इसमें होना चाहिए कि वो एजुकेट करें या वो अपना प्लेटफॉर्म यूज करें और सॉफ्टवेयर हाउसेस को इस अवेयरनेस से गुजारें कि जो भी वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें ये एस्पेक्ट भी उनके जहन में होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, पाकिस्तानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि किसी ह्यूमैनिटेरियन प्रोस्पेक्ट में काम कर रही हैं या ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं या किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रही हैं जो कि सोशल अवेयरनेस वगैरह का काम कर रही हैं, उनके अपने जो माइंड सेटअप्स हैं ना वो बड़े डिफरेंट हैं. इसका सर इरफान जो है ना बेहतर जवाब दे सकेंगे, क्योंकि मैं जो हूँ वो ज़ाहिर है इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा उस तरह से लिंक या अवेयरनेस नहीं रही. तो इट्स अप टू यू सर इरफान. जी पुट मी इन अ टाइप स्पॉट हियर, क्योंकि मैं खुद एक ऐसा बंदा हूँ कि जो कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के जो पॉलिटिकल रोल है उसका विक्टिम हूँ. आई रियली थिंक कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मुबशर भाई ने जिक्र किया है वो अवेयरनेस के लिए शायद इतना फोकस करती नहीं है, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर मकसद होता है वो एक पॉलिटिकल एंगल होता है या गवर्नमेंट के साथ ऑब्वियसली सब्सिडीज वगैरह लेना. आ, मुगीस ने जब ईटीएल को ज्वाइन किया तो ऑनेस्टली मुझे खुद भी एज अ बीक स्पोक सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे भी इतना एक्सेसिबिलिटी का आइडिया नहीं था. लेकिन जब मुगीस ने हमें ज्वाइन किया एंड देन वी सॉर्ट ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डोमेन इन डिटेल, तो आइडिया हुआ कि ये अच्छा खासा इसके अंदर एक there are a lot of opportunities which can be tapped into. Having said that, the idea is that people like movies are going to become the change, inshallah. Or जो lack of awareness from these politically compromised, and let me allow me to use that word here, politically compromised जो हमारे इदारे हैं, हम उनके ऊपर अगर डिपेंडेंट ना हो, कम्युनिटी बेस्ड एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं. और आज के सेशन का भी मकसद यही था कि इस कम्युनिटी बेस्ड सेशन के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन चले. सोशल मीडिया का दौर है, कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिकेशन का दौर है, तो आई डोंट थिंक वी शुड बी टू मच डिपेंडेंट ऑन सरकारी या गैर सरकारी या नीम सरकारी इंस्टीट्यूट टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड दैट अवेयरनेस. आइडिया ये है कि स्टूडेंट्स को पता हो कि देयर इज दिस कैरियर ट्रैक कि जिसके ऊपर अच्छी खासी देयर इज दिस पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन build their career on, inshallah. जी, इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस की, कि अगर जैसे इरफान ने बात की कि हमें सिर्फ एक मूवमेंट की या एक किक की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह अगर तवज्जो दिलाई जाए इस काम के ऊपर तो ये काम हो सकता है. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव करती है और काफ़ी कुछ स्पेंड भी करती है, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि जिसको लेके चला जाए. एग्जाम्पल ये थी कि जो फिजिकली चल चल फिर नहीं सकते ना, डिसेबल होते हैं बाय देयर बैकबोन और बाय देयर लेग्स, उनके लिए ये रिसेंटली जो लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर रेड कलर की बसेस स्पीडो और ये मेट्रो चली, तो इनके इन्होंने क्या किया है, बल्कि मेट्रो में भी नहीं, उसके बाद जो अभी रिसेंटली न्यू हुई है लाहौर के अंदर स्पीडो, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि वो रैंप्स इंस्टॉल किया है. यानी कि वो मैन्युअली जो उसमें कंडक्टर होता है या ड्राइवर होता है वो खुद उठ के आएगा और वो रैंप निकाल के, मेटलिक रैंप होता है वो रखेगा, और जो है ना वो फिर स्टेशन से व्हील चेयर के ऊपर उसको सपोर्ट देते हुए खुद उसको गाड़ी में बिठाएगा और इसी तरह से उतारेगा. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इन्फोर्स किया गया ये इकदाम जो है कि इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए. तो मेरा ख्याल है अगर ये काम हो सकता है तो ये काम तो उससे भी इजी है, एक्सेसिबिलिटी को इम्पोज करना या इसकी अवेयरनेस करना, सारा कुछ. जी बिल्कुल उसामा, ऐसे ही है.
सॉरी सॉरी, सर, कैरी ऑन। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरा पॉइंट ये था कि अभी रिसेंटली मैंने एलाइड में एक वर्कशॉप दी थी एथिक्स के बारे में। और उस वर्कशॉप से सबसे पहले जो मैंने बात सीखी थी वो ये थी कि इतने बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़े हुए बच्चे जो हैं उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक एथिकल फ्रेमवर्क भी होता है। ये जो मुगीस बात कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी की, ये उससे भी ज्यादा एक सीरियस इशू है, क्योंकि ये डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है रेवेन्यू में। सो ये जो कहते हैं मूवमेंट है, इसको थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन को, अपने क्लाइंट के प्रोपोर्शन को अपने अपने दायरे में से निकाल रहे हैं, अपनी यूजेबिलिटी के दायरे में से निकाल रहे हैं। सो जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो इंडिविजुअली अपना काम तो कर सकते हैं, आप उनको वर्कशॉप्स तो करवा सकते हैं जिस तरह मुगीज करवा रहे हैं, लेकिन जब तक इसको एज अ सीरियस रिक्वायरमेंट नहीं इन्फोर्स किया जाएगा, ये हमेशा एक ऑप्शनल चीज रहेगी। किसी की समझ में आ गई तो वो इसको इम्प्लीमेंट कर देगा, वरना ये एक ऑप्शनल चीज ही रहेगी कि जरूरत पड़ी तो कर ली, नहीं पड़ी तो ना की। इट हैज टू बी समवेयर इन दी, आई वुड से, फ्रेमवर्क ऑफ दी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, कि वो इसको किसी तरह से एक, या तो कैंपेन चलानी है तो उनको भी इसमें अपना एक सीरियस पार्ट प्ले करना पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट है। जी बिल्कुल। अच्छा सिंस सर मुबशर विद अस, सर आप वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं दैट यू हैव शेयर्ड विद अस बैक इन व्हेन आई वाज योर स्टूडेंट इन ए लेवल्स। और आपने कलर की बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी सुनाई थी जिसमें आपका एक क्लाइंट था जो कि कलर ब्लाइंड था, वो अगर आप शेयर कर सकें। जी, सो ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ। मैं एक स्कूल में काम कर रहा था एज अ टीचर और एज अ कंसल्टेंट। तो द स्कूल आस्क्ड अस टू बिल्ड देयर एसएमएस सॉफ्टवेयर, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो आई डिजाइन द इंटरफेसेस, और मैंने उसको जब डिजाइन करके डेवलपर को दिया, तो रात को उसको तकरीबन कोई 10:30-11 बजे उसका मुझे मैसेज आया कि जी आपने सारे इंटरफेसेस तो बना दिए लेकिन इस पे लेबल्स नहीं लगे हुए। मैं कहा शायद मुझसे गलती हो गई है। मैंने जब लेबल्स और स्क्रीन इंटरफेसेस खोल के देखे तो सारे लेबल्स लगे हुए थे। अब रात का टाइम था, मुझे भी गुस्सा चढ़ गया। मैंने उसको मेल की, मैंने कहा तुम्हें नजर नहीं आ रहा सामने लेबल्स लगे हुए? एंड देन वी हैड दिस बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन, जिसमें वो अपनी जगह पे इरिटेट हो रहा था और मैं अपनी जगह पे इरिटेट हो रहा था। सो बात यहाँ पर पहुंची कि सुबह जब स्कूल जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या होगा। तो सुबह जब हम मिले तो मैंने उसको इंटरफेसेस दिखाया। मैंने कहा देखो ये सामने लेबल्स लगे हुए हैं। और उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैं उसको कोई मजाक कर रहा हूँ। उसने कहा आपको मेरे से जोक कर रहे हैं, आपके अपने सामने कोई लेबल्स नहीं लगे हुए। वो फिर लड़ाई शुरू हो गई, और उसके बाद ये हुआ कि हमने एक स्टूडेंट जो गुजरा था उसको बुलाया। हमने कहा भाई देखो इसके ऊपर लेबल्स लगे हुए या नहीं लगे हुए? तो उसने कहा लगे हुए हैं। अब वो कुछ और इरिटेट हो रहा था, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सारे लेबल्स को सिलेक्ट किया और मैंने उसका कलर चेंज किया, तो उसको वो लेबल नजर आने शुरू हो गए। और क्योंकि वो उस वक्त उसके सामने मैं वो कलर चेंज कर रहा था, इन दैट was the first day, I think he was 27, 28 years old, that he realized that he was colorblind. उससे पहले उसको इस बात का पता ही नहीं था। तो आई थिंक ये बहुत सीरियस एक इशू है, और जो जो लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं उसको, उनको इसकी सीरियसनेस का अंदाजा है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो सो मच मुबशिर सर, आपका भी और इरफान भी, आपका भी मुगीस, थैंक यू सो मच कि आपने कम्युनिटी को इस तरह से सर्व किया और एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जो है वो एस्पेक्ट है उससे रोशनास कुछ करवाया। ऐड करना चाहूंगा। जी जी प्लीज प्लीज। उसामा, अच्छा मैं जी भी जी थोड़ा सा नवीस इसमें टू सेंट ऐड करना चाहूंगा अपने। जैसे भाई प्लीज। जैसे जैसे मूवीज ने कुछ कुछ चीजें बताई हैं कि कोई इसको मतलब करता नहीं है, क्योंकि मेरा भी 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग का। तो मतलब मैं यूके, यूएस और सिंगापुर भी काम कि मुझे आज तक कभी ऐसा कोई चीज नहीं मिली कि जिसके ऊपर मुझे कंपनी वाला ने कहा होगा इसकी एक्सेसिबिलिटी भी टेस्टिंग करनी है हमने। वो नवीस भाई आपकी आवाज ड्रॉप होगी। हेलो।
Sir, there seems to be a connectivity issue at Sir Naveed's side. अच्छा, जो सर नवीद मेंशन कर रहे थे ना कि ही इज डूइंग द टेस्टिंग पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट साइकिल फॉर लास्ट 23 इयर्स, और जो यूके या जो सिंगापुर बेस्ड उन्होंने एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं की, तो उसमें ये होता है कि उन्होंने जो एक्सेसिबिलिटी के जो टेस्टर्स होते हैं या एक्सेसिबिलिटी के कंसल्टेंट होते हैं वो अलहदा एक डोमेन पकड़ते हैं। मतलब वो आपसे वेबसाइट बनाएंगे, आपसे क्यूए टेस्टिंग कराएंगे, फिर उसके बाद जो है ना वो एक्सेसिबिलिटी वाली साइड पे आएंगे, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के एरर्स जो है ना उनको सॉल्व करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू क्यूए एरर्स। Yeah, it does make sense. सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी। जी प्लीज मॉस। सर ये जो यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं तो उनका भी तो ये काम होता है कि वो ये सारी चीजें चेक करे, एक्सेसिबिलिटी वगैरह या ये कलर ब्लाइंडनेस की जो चीजें। यार एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो एक बिल्कुल सेपरेट डोमेन है। जिस तरह एक मैं एक डेवलपर से कहूँ कि आप क्यूए टेस्टिंग कर दो, या मैं क्यूए टेस्टिंग से कहूँ कि आप जो हो वो डेटाबेस टेस्टिंग कर दो, तो इसी तरह जो है ना वो एक्सेसिबिलिटी की अलग डोमेन है जो कि प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट्स होते हैं, एक्सेसिबिलिटी एनालिस्ट होते हैं जो इस सारे प्रोसीजर को देखते हैं और डेवलपर को बताते हैं कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। सर जो गूगल का कोर्स है वो यूएक्स डिजाइनिंग वाला, उसमें ये सारी चीजें ऐड थी कि आपने ये सारी चीजें टेक केयर करनी होती हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह और जो मतलब ये सारी चीजें आती हैं, ये यूएक्स में शामिल थी। बहुत अच्छी बात है। Yes, if you have any other questions, let's take one last question before we wind things up. हमने सर आपका काफी टाइम लिया, thank you so much for motivating us and telling us about web accessibility. Chad, if you have any questions, we can take one last question before we wind up. I think we are good to go. Acha, let's see if you're done with it. All right, I see a few reactions in the chat. Thank you, Sir Mughis, for your inspiring words and invaluable insights. आपके सेशन और आपके प्रेजेंटेशन ने आई होप सो के आई होप आई स्पीक फॉर एवरीवन हियर कि उन्होंने हमें एक नया पाथ दिखाया है. यू हैव डीपली मोटिवेटेड मी एज वेल. आई वर्क इन वेब डेवलपमेंट और मेरी डोमेन भी कुछ सिमिलर है, बट